हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आगे के टाइम में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है फायर ऑपरेटर का अभी तक नहीं आया है, जिसका पोस्ट कोड जो था वह 18/19 था। पोस्ट यहाँ पर 706 से ज़्यादा थी और मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है कि कितने कैंडिडेट्स ने इस पर अप्लाई करा है कैटेगरी वाइज। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और चाहे तो आप हमसे लिंक मांग सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि अब आपका जो नेक्स्ट है वह एग्ज़ाम रिटर्न का होगा। ड्राइविंग जो स्किल टेस्ट है उसका पहले होने की उम्मीद नहीं है। तो आपका जो रिटर्न होगा उसके जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलेबस दिया गया है आपकी पोस्ट पर, तो हम आपको दिखा देते हैं कि हर कैटेगरी वाइज आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यह आपका सिलेबस है यहाँ पर, सिलेबस फॉर 1 टायर एग्जामिनेशन स्कीम्स। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और हिंदी एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 5 सेट होंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश अलग अलग सेट आएंगे 40-40 क्वेश्चन के, और यहाँ पर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी 5-5 सेट आएंगे। 5 नहीं, सॉरी, 40 क्वेश्चन का सेट आएगा। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस का और ऐसे ही किसका ऊपर जो यह दे रखा जनरल अवेयरनेस का, इसका हर किसी के 40-40 क्वेश्चन आएंगे और वह 200 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। तो हम आपको बता दें कि यह जो सिलेबस है 1 टायर स्कीम का जो सिलेबस है फर्स्ट टायर का, वह सभी पोस्टों के लिए सेम है। आप चाहें तो किसी को कहीं से भी उठा के देख सकते हैं, जितने भी पोस्ट हैं सभी पर यही सेम सिलेबस चल रहा है। और मैं आपको जो आगे अब इस वीडियो में प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, आपकी सबसे पहले एक हिंदी का सेट लेकर आया हूँ। तो उस हिंदी के सेट को आप जब देखेंगे और मैं बाकी के जो सेट लेकर आऊँगा आपके लिए, उसमें आप देखेंगे सभी में समानता है। कहीं से भी कोई सेट ऐसा नहीं है कि वह अलग से आया है। सभी का जो सिलेबस है वह सेम है और सभी एक दूसरे से मिलते हुए क्वेश्चंस हैं। यदि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। यदि आप एंड टाइम पर छोड़ेंगे तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वह कम हो जाएंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर एक साथ इतनी तैयारी करनी मुश्किल होती है। तो शुरू करते हैं हम आपके लिए पहला सेट जो लेकर आए हैं हिंदी का। तो उसके 20 क्वेश्चंस आपको हम दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यह हमने जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं यह आपको हम आंसर की के अंदर से लेकर आए हैं उठाकर, जो पीछे डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह आंसर की से ही हैं सीधे, और हमने उनको अलग से जो है टाइप करके निकाल लिया है। आपके लिए इतनी मेहनत करी है ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस को, जैसे अगर यदि हम आपको सीधे यहीं से पढ़ाएंगे तो यहाँ पर सीधे आंसर्स हैं, तो आप अपनी तरफ से नहीं सोच पाएंगे और सीधे सीधे आप जो आंसर दिख रहा है उसी को अपने माइंड में रख लेंगे कि यह आंसर तो हमें पता था। लेकिन जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि यह आंसर आपको पहले से पता नहीं था तो आप उसे याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हर क्वेश्चन को आप यह सोचेंगे कि यह हमें पता था तो वह क्वेश्चन याद करना मुश्किल होता है। तो हम आपके लिए इसीलिए पहले से ही टाइप करके यह रख लिए हैं अलग से, और उन्हीं की प्रिपरेशन आज हम शुरू करेंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वह हमने इसी सीरीज़ में लगाए हैं जो इस आंसर की में दे रखे हैं। यदि आप चाहें तो हम उसको अपने PDF फॉर्म में या फिर डॉक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें अपनी ईमेल ID भेज दीजिएगा, हम उस पर आपको सेंड कर देंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का सेट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। सबसे पहले श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ विकल्प में से खोजिए। तो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, जो 2 शब्द दे रखे हैं, इनका अर्थ इसी फॉर्म में बताना है कि आशंका का अर्थ क्या है और शंका का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपको इन 4 ऑप्शनों में से खोजना है। तो संदेह और हानि, आशंका का अर्थ है संदेह और शंका का अर्थ है हानि। इस तरह से आपको खोजना है कि कौन सा सही है। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, तो हम आपको उत्तर बता देते हैं। आशंका का अर्थ होता है कि किसी को क्या हो रहा है, डर लग रहा है। आशंका यानी कि डर, मुझे आशंका है कि ऐसा ना घट जाए, तो वह डर झलक रहा है। और शंका, मुझे उस पर शंका है यानी कि संदेह है। तो यह किसका युग्म हो गया? तो यह हो गया किसका? यह हो गया डर और संदेह का। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिस फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। चाहे तो आप शुरू में ही हमसे यह मांग सकते हैं वीडियो पूरी देखने से पहले ही, और बाद में उत्तर देख सकते हैं कि आपने कितने सही करे हैं। चाहे आप हमारे साथ सीधे सीधे प्रिपरेशन कर सकते हैं जो हम आपको बताते जा रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो तत्पुरुष समास जो है कौन सा, जिसमें काके की, सासे सी, तो यहाँ पर किस में आएगा? महादेव, महान है जो देव, देवालय, देवों का आल्य, सीता रात, सीता की रात, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल कोई वो नहीं है यहाँ पर समास, इसके अंदर कोई समास नहीं है यहाँ। तो आप देख सकते हैं देवों का आल्य, तो यहाँ पर क्या आ गया? का, ठीक है, काके की, सासे सी, जो यह शब्द आते हैं किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में। तो यह किसका हो गया? देवालय, यह हो गया तत्पुरुष समास का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षुद्र का विलोम क्या होगा? क्षुद्र आप जानते ही होंगे, आप इस जो शब्द है इस शब्द से पहले से वाकिफ़ होंगे, आपने सुना भी होगा, अपने टीवी में कभी देखा भी होगा कि पहले जो लोग थे वह क्षुद्र कम्युनिटी के जो थे उनको हाथ लगाना ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको वह नीच जाति का मानते थे। और लेकिन आज की जो टाइम है उसमें बदल चुका है बहुत कुछ। तो यह क्षुद्र आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि क्षुद्र किसको कहते थे? जिनको हाथ लगाना भी पाप मानते थे, यानी कि अपने आप को अशुद्ध मानने लगते थे। तो क्षुद्र का विलोम क्या हुआ? महान, ठीक है। तो क्षुद्र आप यहाँ से याद कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया किस तरह से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? यानी कि उस युग्म का अर्थ जो है आगे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आय, व्यय, अमीर, धनवान, आग, पानी, आदान प्रदान, ठीक है। तो बाकी शब्द जो हैं वह क्या हैं? यहाँ पर क्या हैं? उल्टे हैं, विलोम शब्द हैं। और युग्मनार्थी यानी कि जो अमीर है वह धनवान है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अमीर है वह धनवान है। तो यह पहला ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? यानी कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है नेत्री, नेताएं, नेताओं या नेती। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? नेत्री जो है, आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेत्री जो है नेता का स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पर एक जो शब्द है वह बहुत ही कॉमन है, जो कवि का जो स्त्रीलिंग है वह आपको अच्छे से कंठस्थ करके याद कर लेना है, अपने माइंड में इसको समझ लेना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो यह कवयित्री होगा। तो इसको आप याद रख लें, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है और बहुत बार कैंडिडेट्स इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। उपयुक्त विलोम में से रिक्त स्थान भरिए। तो राम जो है वह शांत स्वभाव के थे। यदि राम जो है शांत स्वभाव के थे तो लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे? तो शांत का जो यहाँ पर है यहाँ पर क्या दे रखा? विशेषण दे रखा है। तो इसका क्या लिखना है? विलोम लिखना है। तो शांत का जो विलोम होगा कि वह क्या होगा? अशांत, व्यग्र, गंभीर या उग्र। तो यहाँ पर जो उपयुक्त सब में उपयुक्त आएगा वह उग्र आएगा। राम यदि शांत स्वभाव के थे तो लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे? उग्र स्वभाव के थे, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, यदि आप इन्हें समझ के करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बिना किसी दिक्कत के सभी क्वेश्चंस को धीरे धीरे आराम से सोल्व कर लेंगे, बिना किसी कठिनाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर धीरज, मीत, चंद्रिका और नखरा। तो इन सब में से कौन सा? तो यहाँ पर चंद्रिका जो है वह तत्सम शब्द है, बाकी क्या है? तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तत्सम और तद्भव यहाँ पर याद रखना। तत्सम यानी कि जो शब्द कैसे हैं? संस्कृत के से सीधे सीधे लिए गए हैं, संस्कृत के समान हैं, वह शब्द क्या हैं? तत्सम। और तद्भव कौन से हैं? जो विदेशी हैं। विदेशी नहीं कह सकते आप, जिनका रूप बदल चुका है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष को शब्द को देखते ही याद आता है खुशी, ठीक है। आप जानते ही होंगे हर्ष का विलोम क्या होगा यहाँ पर? विग्रह यानी कि दूर होना, विपक्ष यानी कि विपरीत पार्टी जो है, वियोग यानी कि दूर होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर विषाद। हर्ष का विलोम क्या हो गया यहाँ पर? विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध
पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अशुद्ध पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पर, तो वह कौन सा है? तड़ित, या फिर वनप्रिया, या फिर सौदामिनी, या फिर चपला। तो इस क्वेश्चन को आपको सोचकर बताना है जल्दी से। तो इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से सोचें, जल्दी से सोचकर बताएं। तो यहाँ पर अशुद्ध पर्यायवाची शब्द जो होगा वह होगा हमारा क्या? वनप्रिया। बाकी शब्द क्या हैं? पर्यायवाची हैं। यह एक अशुद्ध पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा जाएगा? ईश्वर के अनेक रूप हैं, रूप ईश्वर के अनेकों हैं, ईश्वर के रूप अनेकों हैं, या फिर ईश्वर के अनेकों रूप हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। तो यहाँ पर पहला वाक्य शुद्ध है, क्योंकि ईश्वर के अनेक रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो संधि आप अच्छे तरह से कंठस्थ कर लें संधि को भी। ये संधि का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और बहुत ही सरल तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 नंबर आप पक्की तरीके से ले सकते हैं, 2 से 4 नंबर इसमें अच्छे से कंठस्थ करके इसको रख लें, रट लें, चाहे इसको दिमाग में याद कर लें, समझ लें, किसी प्रकार से इनको याद कर लें यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। यहाँ देख सकते हैं स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सूर्य जमा उदय जो है, सूर्य जमा उदय, यहाँ ऊ से जब जुड़ गया तो यह क्या हो गया? स्वर संधि के लिए यहाँ पर जो रूल है वह यहाँ लागू हो गया। तो यहाँ सूर्य उदय जो है वह स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। जीने की प्रबल इच्छा रखना। वाक्यांश में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसको जीने की प्रबल इच्छा होती है, जो जीने की प्रबल इच्छा रखता है, उसको क्या कहेंगे? तो जन्मांग कहेंगे, जैविक कहेंगे, जीविका कहेंगे, जिजीविषा। तो इसका उत्तर मैं बता दूं आपको, इसको जिजीविषा कहेंगे। जो जीने की प्रबल इच्छा है उसको जिजीविषा कहते हैं। विषा यानी कि इच्छा, जिजी यानी कि जीने की। जीने की प्रबल इच्छा क्या कहलाई? जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बताएं, तुरंग है, या वारी है, या फिर है, या हरी है? तो आप सोचकर जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर जो वारी शब्द है वह क्या है? अशुद्ध पर्यायवाची है। बाकी शब्द क्या हैं? सेम है। यह क्या है? अशुद्ध है पर्यायवाची। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करें। तो बेमेल शब्द कौन सा है यहाँ पर? भवानी, विष्णुपदी, पार्वती, गिरिजा। बाकी इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वह बेमेल है? तो यहाँ पर जो विष्णुपदी है वह बेमेल है। बाकी सब क्या हैं? बाकी सब क्या हैं? एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम के जो जितने भी भेद हैं उन सभी को 8 के 8 को याद कर लें, ताकि हर किसी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोई वाक्य दे देते हैं और वाक्य का पूछते हैं कि किस वाक्य है या कौन से सर्वनाम का है, या फिर संज्ञा का भी पूछ लेते हैं बहुत बार। तो आप उसको अच्छे से याद कर लें। यह 2 टॉपिक तो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके अच्छे से मार्क्स दिलाने में। यह ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो आप इनमें से 4 ऑप्शन हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और भाववाचक। तो आपको बता दूं, भाववाचक जो है वह क्या है? सर्वनाम नहीं है। बाकी तीनों क्या हैं? वह सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, सभी को याद कर लें। कौन सा शब्द पन प्रत्यय से नहीं है, यानी कि नहीं बना है? तो छप्पन, बचपन, कालापन, लड़कपन। तो सभी में जो पन है वह आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन छप्पन में अलग से नहीं पढ़ सकते। दोनों शब्दों को एक साथ बोलना पड़ रहा था। यहाँ पर छप्पन क्या है आपका? क्या है? पन प्रत्यय है। प्रत्यय कौन से होते हैं? जो अंत में लगते हैं। और उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शुरुआत में लगते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन इस वजह से भी गलत हो जाता है। अभिजात का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? तो अभिजात क्या होता है? यानी कि जो परंपरागत वंशानुगत मिलती हैं चीज़ें वह अभिजात कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा? पहचान, अनुसरण,
कुलीन या फिर अभिचार करने वाला। तो कुलीन जो है यह क्या है, अभिजात का एक उदाहरण है, अभिजात को ही कहते हैं, शाब्दिक अर्थ जो है वह कुलीन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार चिन्हित कीजिए। तो वह कौन भारतीय जो राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से परिचित ना होगा। तो वाक्यों को मैं याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता दूं, जब केवल एक ही वाक्य दिया गया हो तो वह सरल वाक्य कहलाएगा। जब दो वाक्य दिए गए हों तो उनमें कैसे निश्चित करें कि वह सरल है या फिर वह संयुक्त है। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि दोनों वाक्यों को अलग अलग पढ़ लिए और यह सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या आप जब इन दो वाक्यों को अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या उनका अर्थ आप समझ सकते हैं अकेले ही, यानी कि वह कौन भारतीय है। तो इससे आप समझ गए कि पूरा सेंटेंस है वह कौन भारतीय, यानी कि वह दूसरे पर निर्भर हो गया। जब दोनों को पढ़ेंगे आप जब ही वह पूरा होगा। तो यह किसका उदाहरण हुआ, मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। यदि इन दोनों को आप अलग अलग वाक्यों को समझ लेते, जो राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से परिचित ना होगा, यह पहले वाक्य पर निर्भर है, तो आप देख सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य हो गया। यदि आप इन दोनों को अलग अलग पढ़ लेते तो यह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता। यह वाक्य भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इस ट्रिक को यदि आप अपनाएंगे तो आपका हर क्वेश्चन सही होगा। आप इसको कहीं भी अपना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सेकंड, तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, मधुरतम है कोयल का कंठ, मधुरतम है कोयल का कंठ, या फिर कोयल का कंठ मधुरतम है, या फिर कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, कंठ कोयल का मधुरतम है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो सेकंड वाक्य है इसको आप अच्छे से समझ लें कि यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि पहले क्या आएगा, पहले कर्ता आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर जो बाकी सभी जो रूल्स हैं वह अपनाए गए हैं यहाँ पर। तो आप उन हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है बिल्कुल, और इसका आंसर क्या होगा, कोयल का कंठ मधुरतम है। जहाँ सबसे आ जाए, यानी कि किसी की ज़्यादा ही क्या कर दी जाए, तारीफ़ कर दी जाए, तो वह भी क्वेश्चन का एक तरह से आपके लिए ट्रिक है कि वह गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार चिन्हित कीजिए। उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता ना मिली। ठीक है, उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता ना मिली। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, जब दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों का अर्थ अलग अलग समझ सकते हैं। उसने परीक्षा दी यानी कि किसी ने तो परीक्षा दी है, यह आप समझ गए। यह वाक्य पूर्ण तरह एक उपवाक्य कहलाएगा। और उसे सफलता ना मिली, तो किसी चीज़ की किसी ने कामना करी हो और उसे उसकी सफलता ना मिली हो तो उससे रिलेटेड है। तो आप जब दोनों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह दोनों वाक्य अलग अलग पढ़े जा सकते हैं, इनका अर्थ अलग अलग निकाला जा सकता है। तो यह कौन सा वाक्य कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो यह उत्तर क्या है हमारा, संयुक्त वाक्य। तो यह 20 क्वेश्चन की सीरीज़ खत्म हुई। अगली जो वीडियो आएगी आप पार्ट 2 देखेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यही पैटर्न अपनाया जाएगा। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को हम आपकी ईमेल आईडी पर भेज देंगे, आप वहां से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। हम जो आगे अगली वीडियो लेकर आएंगे उसमें उसके क्वेश्चंस को भी आप पहले ही देख सकते हैं सोल्व करके, और फिर बाद में यह वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन का क्या उत्तर है और आपने कितने उत्तर सही करे हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।